गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। आज हम लोग एमएससी फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाला है। एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, तो देखते हैं ये सवाल क्या है। ये सवाल है कॉची इंटीग्रल फार्मूला, है ना। क्या है बोलो? कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को कॉची रीमेन इक्वेशन का करा दिया था, तो यूट्यूब में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मिल जाएगा वो वाला। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम लोग कॉची, क्या बोले, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉची, ठीक है ना, कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, हम लोग समझेंगे फार्मूला। ठीक है, चलो ध्यान से समझते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है। देखो गौर सुनो, इसका क्या कहता है बाबू। डिफिनेशन में अगर बात करें, अगर डिफिनेशन का बात करें कॉची इंटीग्रल फार्मूला में, तो कहता है कि इफ fz be a analytic function, if fz be a analytic function, if fz, देखो गौर से सुनना, एकदम मजा आ जाएगा ना, कि if fz be a analytic function in closed contour, है ना, in closed curve भी बोल सकते हैं, in closed curve, ठीक है। देन क्या बोले, इफ fz be एनालिटिक फंक्शन इन क्लोज्ड कर्व, सीधे दें, इन क्लोज्ड कर्व नाम दे देते हैं, इन क्लोज्ड कर्व सी, एंड देयर इज ए पॉइंट ए, एंड देयर इज ए पॉइंट ए विथिन, there is a point within C1 लिख दे रहे हैं, within C1। देखो गौर से सुनो क्या बोला, keep fz be analytic function in closed curve C and there is a point A within C1, then function of A इक्वल टू होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C फंक्शन ऑफ z माइनस a और इंटू dz, है ना। दिस इज कॉल्ड कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड कॉची इंटीग्रल फार्मूला। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या बोला कि इफ f(x) be एनालिटिक फंक्शन इन क्लोज्ड कर्व C एंड देयर इज ए पॉइंट A विथिन C1, देन fa इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन fz z माइनस a और dz। ये जो है, ये क्या है बोलो, दिस इज कॉल्ड कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इसको हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं अब आगे। देखो गौर सुना, कि मान लो मेरे पास एक क्लोज्ड कर्व है, मेरे पास यहाँ पे कोई भी क्लोज कर्व हो सकता है। तो मान लो एक क्लोज्ड कर्व क्या है ब्लू, C है, और इसके अंदर एक दूसरा क्लोज सर्कल है, मान लो इसको हम बोल रहे हैं C1, और इसके अंदर जो है एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम A दिए, इसका रेडियस दिए R। इसका रेडियस क्या दिए बोलो, R। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड कंटूर C बोलो, या फिर लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड कर्व C and there is a point A inside, या फिर within C and there is a point within C1 बोल सकते हैं कि जो A है ना वो C1 के क्या है बोलो, अंदर है। तो यहाँ पे गौर से समझना, थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखना अच्छा रहता है तो लिख लेना सॉल्यूशन में या फिर प्रूफ में। क्या प्रूफ करके डैश कर दे रहे हैं, गौर से सुनना, प्रूफ करके डैश कर दे रहे हैं। देखो प्रूफ में क्या लिखेगा कि लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड कर्व C and a point within C1, whose radius is R, ठीक है, whose radius is R, है ना, whose radius is R, and लिख सकते हैं कि सेंटर इज O एंड सेंटर इज O। ठीक है, इसका रेडियस R है और सेंटर क्या है बोलो, A है। देन हम लोग पढ़े हैं कॉची एक्सटेंशन से, समझते हैं कि जो
अगर हम बात करें इस बड़े क्लोज्ड कर्व का अगर इंटीग्रेशन ले और छोटे क्लोज का इंटीग्रेशन ले तो ये दोनों सेम होता है, मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं, गौर से सुनना, ये प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, याद रखना। क्या बोले, मान लो कि यहाँ इंटीग्रेशन सी के अबाउट ले रहे हैं, तो सी के अबाउट इंटीग्रेशन मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस जेड माइनस ए और इंटू डी जेड, ये जो है बराबर होता है इंटीग्रेशन C1 के अबाउट के बराबर होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आपस में बराबर होगा। इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ जेड माइनस ए और इंटू डी जेड, इसको करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर्टीज होता है, याद रखना, मतलब C के अबाउट इंटीग्रेशन और C1 के अबाउट इंटीग्रेशन आपस में क्या होता है बोलो, बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल का। किसका यूज करेंगे बोलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम अगला पेज में लिख रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन पढ़ेंगे कि z माइनस ए का मोड है ना इक्वल टू आर, पढ़े हैं ये, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब मोड हटाएंगे तो z माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा आर ई का पावर आयोटा थीटा, ई का पावर क्या होगा, आयोटा थीटा। तो यहाँ से z निकालेंगे तो z इक्वल टू होगा a प्लस आर ई का पावर आयोटा थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ लिखेंगे बोलो डी जेड इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो 0 प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, आर ई का पावर आयोटा थीटा और इंटू क्या हो जाएगा बोलो आयोटा, और यहाँ क्या आएगा बोलो डी थीटा आएगा। बात समझ में आ गया? चलो अब इसको क्या करना है, तो यहाँ डी जेड का वैल्यू कितना आ दिया, तो डी जेड का वैल्यू आ गया आर ई का पावर आयोटा थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है बोलो आयोटा है और इंटू क्या है बोलो डी थीटा। इस डी जेड का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, जो यहाँ दिख रहा है, जैसे कि यहाँ जेड है हमारा, ये हमारा जेड दिख रहा है, यहाँ z माइनस ए दिख रहा है, यहाँ डी जेड दे रहा है, इस सारा का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के RHS में पुट करेंगे, ठीक है। तो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखेंगे यहाँ ऑल दिस वैल्यू पुट दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट के RHS में हम लोग क्या करेंगे बोलो, पुट कर देंगे। एकदम एक्सप्लेनेशन बहुत जबरदस्त है, समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो, पुट कर रहे हैं। तो दिख रहा है यहाँ, इस इक्वेशन को हम लोग यूज ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखो गौर सुनो, क्या करेंगे, बराबर करके इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ क्या है, फंक्शन ऑफ डी जेड, मतलब फंक्शन ऑफ जेड बाई क्या है बोलो जेड माइनस ए और इंटू क्या है बोलो डी जेड है। सारा का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं और समझते हैं ये किसका अबाउट हो, C1 के अबाउट, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, देखो गौर से सुना, क्या क्या वैल्यू है मेरे पास, इंटीग्रेशन C1 है, मेरे पास इंटीग्रेशन क्या है C1 है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ z, तो फंक्शन ऑफ z के जगह हम लोग पुट करेंगे ये चीज, फंक्शन ऑफ z की जगह क्या पुट करेंगे, देखो z के जगह a प्लस, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस आर ई का पावर आयोटा थीटा, बात समझ में आ गई। और बाय z माइनस ए की जगह क्या पुट करेंगे, z माइनस ए की जगह पुट करेंगे आर ई का पावर आयोटा थीटा, ई का पावर क्या पुट करेंगे बोलो आयोटा थीटा, और डी जेड की जगह पुट करेंगे, ये टर्म दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे आर ई का पावर आयोटा थीटा, ई का पावर क्या पुट करेंगे बोलो आयोटा थीटा, और क्या होगा बोलो आयोटा, और इंटू क्या हो जाएगा बोलो डी थीटा। पूरा समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कैंसिल कर देते हैं इस वाला पेन लेके। तो यहाँ से R खत्म हो गया, ये से ये खत्म हो गया, बचा सिर्फ आयोटा थीटा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ बच रहा है इंटीग्रेशन C1 फंक्शन ऑफ a प्लस आर, ठीक है, ई का पावर आयोटा थीटा और इंटू क्या होगा आयोटा और इंटू आ जाएगा बोलो डी थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि when r टेंस टू 0, जब r क्या हो टेंस टू 0 हो जाए, तो इन दिस केस क्या होता है कि फंक्शन ऑफ a जो है वो फंक्शन ऑफ a नहीं, फंक्शन ऑफ x जो है, मेरा बात सुना, यहाँ पे जो ये चीज़ दिख रहा है, ये जो फंक्शन ऑफ x जो है वो फंक्शन ऑफ z के क्या होता है बोलो बराबर हो जाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ x किसके बराबर होता है बोलो, फंक्शन ऑफ z के। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ f दिख रहा है वो फंक्शन ऑफ किसके बराबर हो जाएगा बोलो z के बराबर हो जाएगा, कब, जब r टेंस टू क्या होगा बोलो 0 होगा। तो इन दिस केस ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बोलो फटाफट, तो इस इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बोलो इक्वल टू इंटीग्रेशन C1, यहाँ था f और यहाँ क्या था r प्लस
आर प्लस ए था, सॉरी ए प्लस था, ए प्लस यहाँ ए प्लस आर ई का पावर आयोटा थीटा और इंटू डी थीटा जो कि बाहर में था, और आई को हम बाहर लिख दे रहे हैं, आई को क्या लिख दे रहे हैं बोलो, बाहर लिख दे रहे हैं। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब ये टर्म जब जीरो हो जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ आएगा आयोटा इंटीग्रेशन C1, यहाँ हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए और क्या हो जाएगा बोलो डी थीटा। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आई फंक्शन ऑफ ए बाहर हो जाएगा, अंदर में बचेगा इंटीग्रेशन C1 और इंटू डी थीटा। ये जो C1 था एक सर्कल के लिए था, जिसका यहाँ ये सर्कल है, इसका रेडियस क्या था बोलो r है। तो अगर इसको पूरे के अबाउट अगर हम लें तो 0 से लेके कहाँ तक आएगा बोलो 2 पाई तक आएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे तब। तो इसको अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ आयोटा फंक्शन ऑफ ए और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेके 2 पाई तक, और इंटू क्या हो जाएगा बोलो डी थीटा। सॉल्व करेंगे तो होगा आई फंक्शन ऑफ ए और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बोलो 2 पाई माइनस 0, बोलो होगा ना, 2 पाई माइनस क्या होगा बोलो 0 हो जाएगा। फाइनली जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो कितना आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनली मेरे पास आंसर आया बराबर करके, तो हमारे पास आंसर आया 2 पाई आई और फंक्शन ऑफ क्या आया बोलो ए। यानी कि अगर गौर से देखें तो फर्स्ट वाला इक्वेशन अगर याद है तो यहाँ थोड़ा देख लेते हैं क्या था फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ये था ना, ये इक्वल टू ये, तो इसका वैल्यू हम लोग राइट साइड में सॉल्व किए, ये वैल्यू को लिख रहे हैं और से देखना है यहाँ, तो हम यहाँ लिख रहे हैं इंटीग्रेशन क्या था बोलो c था और फंक्शन ऑफ क्या था बोलो फंक्शन ऑफ x बाई जेड माइनस ए और इंटू क्या था dz, और इसका वैल्यू सॉल्व करने पर आया 2 पाई आयोटा फंक्शन ऑफ a। बात समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में हम लोग पढ़ के रखे थे कि फंक्शन ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, फंक्शन ऑफ z के बराबर होगा, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ z लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ इंटीग्रेशन c, इसके जगह लिखेंगे फंक्शन ऑफ z और बाई जेड माइनस ए और बाई क्या होगा बोलो dz और इक्वल टू 2 पाई आयोटा और फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा a। तो यहाँ से निकालना है कि फंक्शन ऑफ a जो है वो कितना आ गया बाबू, इसको बट्टा में भेज देंगे तो 1/2 पाई आयोटा, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन c फंक्शन ऑफ z और बाई z माइनस a और इंटू क्या हो गया बोलो dz। दिस इज कॉल्ड कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए डेरिवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।